नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं और वो है बेतवा नदी। सच कहूँ तो ये सिर्फ पानी की एक बहती हुई धारा नहीं है, ये असल में एक ऐसी जीती जागती गवाह है जिसने सदियों से हमारे इतिहास को करीब से महसूस किया है। इसने अपने किनारों पर पौराणिक कथाओं को जन्म लेते देखा है, कमाल की वास्तुकला को बनते देखा है और अब आधुनिक इंजीनियरिंग के सबसे बड़े चमत्कारों को भी अपने भीतर समेट रही है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी नदी के सफर को करीब से समझेंगे, बिल्कुल प्राचीन किंवदंतियों से लेकर आज के विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स तक। अब जरा सोचिए, एक नदी जिसके पवित्र पानी ने कभी प्राचीन देवताओं के चरण धोए थे, आज 45,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े और जटिल विवाद का केंद्र कैसे बन गई। अजीब लगता है ना? लेकिन यही बेतवा की सबसे बड़ी कहानी है। ये हमारी आस्था, हमारी ऐतिहासिक विरासत और आज के आधुनिक विकास के बीच एक बहुत ही गहरा द्वंद्व पैदा करती है। एक तरफ वो मान्यताएं हैं जो इस नदी को पूजती हैं और दूसरी तरफ वो जरूरतें हैं जो इसे विकास के सांचे में ढालना चाहती हैं। आज हम इसी पूरी उलझन को बारीकी से सुलझाने वाले हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं, बहुत पीछे। वेत्रवती, ये बेतवा का प्राचीन नाम है जिसका जिक्र आपको महान हिंदू महाकाव्य महाभारत के पन्नों में भी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में विंध्याचल के पहाड़ों से निकलने वाली ये नदी अपने 7 सदियों का लंबा इतिहास समेटे हुए है। जब हम इसके सफ़र को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ भूगोल का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उन प्राचीन सभ्यताओं की जीवन रेखा रही है जो इसके किनारों पर बसी और इसी की लहरों के साथ साथ आगे बढ़ी। इतिहास की बात हो रही है तो 16वीं सदी के उस खूबसूरत बुंदेला शहर ओरछा को कैसे भूल सकते हैं। इस शहर का बेतवा के साथ एक अलग ही रिश्ता है। अगर आप ओरछा के लेआउट को देखेंगे तो पाएंगे कि शक्तिशाली किलों और भव्य मंदिरों के ब्लूप्रिंट आपस में इस तरह से गूंथे हुए हैं कि उन्हें अलग कर पाना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा शाही शहर है जहां का कोना कोना आज भी राजाओं के शौर्य और देवताओं की भक्ति की अनगिनत कहानियां सुनाता है, मानो नदी की हर एक लहर इन कहानियों की गवाह हो। और देखिए, ओरछा की बात हो और राम राजा की उस अद्भुत कहानी का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किंवदंती है कि रानी गणेश कुंवरी अपनी गहरी भक्ति से भगवान राम को अयोध्या से ओरछा ले आईं। तय ये हुआ था कि जब तक मुख्य मंदिर नहीं बन जाता, मूर्ति शाही रसोई में रहेगी। लेकिन चमत्कार देखिए, वो बाल रूपी मूर्ति वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो गई। उसे वहां से हिलाया ही नहीं जा सका। इसलिए पूरे भारत में सिर्फ ओरछा वो अकेली जगह है जहां भगवान राम को सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि साक्षात राजा के रूप में पूजा जाता है। उन्हें आज भी बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर और बंदूकों की सलामी दी जाती है ना कमाल की बात। आस्था के अलावा इस नदी के किनारों ने गजब के साहस और स्वाभिमान की कहानियां भी देखी हैं। एक किस्सा सुनिए, महान कवयित्री राय प्रवीण का। जब सम्राट अकबर ने उनकी सुंदरता और कला से प्रभावित होकर उन्हें जबरन अपने दरबार में बुलवाया तो उनका जवाब क्या था पता है? यहां तक कि कुत्ते भी झूठा भोजन खाने से परहेज करते हैं। ये वो बेबाक जवाब था जो उन्होंने बिना किसी डर के सम्राट को दिया। उनका ये स्वाभिमान इतना प्रभावशाली था कि खुद अकबर को भी सम्मान के साथ उन्हें वापस ओरछा भेजना पड़ा। अगर आप बेतवा के कंचन घाट पर जाएंगे तो आपको वहां 14 विशाल पत्थर की छतरियां दिखेंगी। ये छतरियां बुंदेला राजाओं के खामोश लेकिन बेहद भव्य स्मारक हैं। जब बेतवा का पानी इन स्मारकों के पास से अपनी गति में गुजरता है तो एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त आज भी उन पराक्रमी राजाओं के सम्मान में कुछ पल के लिए ठहर गया हो। ये पत्थर के ढांचे सिर्फ कला नहीं है, ये उस गौरवशाली अतीत का प्रतीक है जिसने इस नदी को अपना घर बनाया था। खैर, समय और सभ्यताएं कभी एक जगह रुकती नहीं हैं, वो आगे बढ़ती रहती हैं। 20वीं सदी के आते आते इंसानों का नदी के साथ रिश्ता सिर्फ आस्था या राजाओं की कहानियों तक सीमित नहीं रहा। हमारी ज़रूरतें बढ़ीं और हमने इंजीनियरिंग के जरिए नदी की असीम ताकत को बांधना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब नदियों को सिर्फ पूजा नहीं गया बल्कि उन्हें राष्ट्र के विकास के लिए एक बहुत बड़े रिसोर्स के रूप में देखा जाने लगा। इस बदलाव को इन 2 विशाल कॉन्क्रीट संरचनाओं से समझिए। एक तरफ 1958 में बना माता टीला डैम है और दूसरी तरफ 2006 में बनकर तैयार हुआ राजघाट डैम। दोनों की पनबिजली पैदा करने की क्षमता लगभग 45 मेगावाट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें नहीं हैं,
ये असल में ऐसे पावर हाउस हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। इन बांधों ने न जाने कितने घरों को रोशन किया है और खेतों को नया जीवन दिया है। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम और शायद सबसे विवादित मुद्दे पर पहुंचते हैं, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि 45,000 करोड़ रुपए का एक बेहद महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य लक्ष्य बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करना है, जो दशकों से भीषण सूखे की मार झेल रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये प्रोजेक्ट प्रकृति की दो अलग अलग नदियों को एक साथ जोड़ने का सपना देखता है, ताकि प्यासी जमीन की प्यास बुझाई जा सके। वैसे नदियों को आपस में जोड़ने का ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 19वीं सदी में ही सर आर्थर कॉटन ने गंगा और कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। फिर 1970 के दशक में डॉक्टर के.एल. राव ने एक नेशनल वाटर ग्रिड का विचार रखा और फिर 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान यानी एनपीपी तैयार हुआ। आज का ये केन-बेतवा प्रोजेक्ट दरअसल उसी पुराने ऐतिहासिक विजन का एक आधुनिक और बहुत बड़ा रूप है। तो आइए समझते हैं कि ये विशाल प्रोजेक्ट असल में काम कैसे करेगा। इस जटिल इंजीनियरिंग को मुख्य रूप से 2 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में दौधन बांध बनेगा, पहाड़ों के बीच से भारी भरकम सुरंगें खोदी जाएंगी और एक लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनेगी। मकसद साफ है, केन नदी के एक्स्ट्रा पानी को बेतवा तक पहुंचाना। इसके बाद दूसरे फेज में लोअर ओर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज का काम होगा। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार होगा जो वास्तव में भूगोल की रेखाओं को फिर से खींच देगा। अब अगर इसके फायदों की बात कहें तो आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 11 लाख हेक्टेयर। जरा सोचिए, ये वो कृषि भूमि है जहां इस प्रोजेक्ट के जरिए साल भर नियमित सिंचाई संभव हो पाएगी। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट लगभग 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएगा। बुंदेलखंड जैसे इलाके के लिए जहां सूखे की वजह से हर साल हजारों लोगों का पलायन आम बात है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन की एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। लेकिन रुकिए, इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। 23 लाख। ये आंकड़ा हमें एक बहुत बड़ा झटका देता है। इस विशाल प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने के लिए पर्यावरण को जो कीमत चुकानी पड़ेगी, उसमें करीब 23 लाख पेड़ों का काटा जाना शामिल है। इतने विशाल जंगल का खत्म होना प्रकृति, वहां रहने वाले वन्यजीवों और पूरे इकोसिस्टम के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई शायद आने वाले कई दशकों तक नहीं हो पाएगी। और यहीं पर आके हम केन-बेतवा की सबसे बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। इसे एक तराजू की तरह सोचिए, जहां दोनों पलड़े बहुत भारी हैं। एक तरफ यह प्रोजेक्ट उस ऐतिहासिक सूखे को खत्म करेगा जो पीढ़ियों से लोगों को रुला रहा है, खेती को बढ़ाएगा और लोगों के पलायन को रोकेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य इलाके का 10% से ज्यादा हिस्सा हमेशा के लिए पानी में डुबो देगा। इससे बाघों, गिद्धों और कई दुर्लभ जीवों के प्राकृतिक आवास सीधे तौर पर खतरे में आ जाएंगे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और विचारणीय सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम इंसान के विकास की कभी न बुझने वाली प्यास और प्राकृतिक इकोसिस्टम में होने वाले उन बदलावों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, जिन्हें एक बार बदलने के बाद कभी वापस नहीं पलटा जा सकता। बेतवा नदी, जिसने कभी प्राचीन देवताओं के चरण धोए और जो आज आधुनिक इंजीनियरिंग की कसौटी पर खड़ी है, खुद इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज हमारे साथ इस चर्चा